अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, इसराइल ने सुबह सवेरे ईरान और इराक पे मिसाइल दागे, जिसके बाद हमने देखा कि ईरान पे और ख़ुसूसन अगर बात की जाए ईरान के शहर तेहरान पे 5 मिसाइल यकायक दागे गए, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो कशीदा हो गई। जबकि इसराइल का कहना ये था कि 2 अक्टूबर को ईरान ने जो बराह रास्त हमला किया था इसराइल पे, ये उसका जवाब है। व्हाइट हाउस की जानिब से भी बयान सामने आया है कि इसराइल ने अपने दिफा के लिए जो है ये हमला किया है। और अगर इस हमले की मजीद बात की जाए तो कुछ माहिरीन का कहना यह था कि इस हमले की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जबकि कुछ माहिरीन का कहना यह भी था कि यह हमला सिर्फ नॉकिंग था इसराइल की जानिब से, ताकि यह देखा जा सके कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कितना मजबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी इस जारियत की, खुसूसन इसराइल की मैं बात कर रही हूँ, इसराइल की जारियत की मजम्मत भी की है। और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार तारिक हबीब साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, हमने देखा कि सुबह सवेरे एक बार फिर इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। आप इस हमले को कैसे देखते हैं? पहले तो ये बताया जा रहा था कि ये हमला शिद्दत इख्तियार कर सकता है, लेकिन बाद में कुछ एनालिस्ट ऐसे भी मौजूद थे जो इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। उनका कहना ये था कि हमला सिर्फ नॉकिंग है इसराइल की जानिब से, ताकि ये देखा जा सके कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब ईरान ने पहले कार्रवाई की थी इसराइल पर, तो उसमें एक चीज ये सामने आई थी कि वो भी इसराइल पर जो ईरानी हमला था वो इसराइली हमले का ही जवाब था। और उसके बाद इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू, वो बार बार उसने अपने बयान में ये कहा कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे, इसकी नस्लें याद रखेंगी और उसके बाद IRGC किसी किस्म का हमला करने के काबिल नहीं रहेगी। इस तरह के बयान देने के बाद इन्होंने बाकायदा 3 रोजा मशकें की थी इसराइली एयर डिफेंस ने, इसराइली एयरफोर्स ने और इसराइली जमीनी फौज ने। वो जो मशकें की गई थी उनकी दस्तावेजात जब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, टेलीग्राम चैनल ने उन्हें लीक कर दिया, जिसके बाद इल्जाम लगाया गया कि वो रशिया की जानिब से लीक हुई है, किसी ने कहा चाइना की जानिब से लीक हुई है। लेकिन उसके बाद भी काफी डिफेंसिव हो गई थी इसराइली जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और साथ ही अमेरिकन चूंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो अमेरिकन की तरफ से प्रेशर था कि आप किसी बड़े हमले की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज नेतन्याहू का कहना यह था कि आप ईरानी जोहरी तंजीबात को निशाना बनाएंगे, ईरानी मिलिट्री के जो टारगेट्स हैं वो हमारे टारगेट्स होंगे, और उसके साथ साथ जो ऑयल की जो इंस्टॉलेशन हैं उन्हें हम हदफ बनाएंगे। लेकिन आप इस हमले में देखें कि इसराइल ने दावा ये किया कि हमारे जो 100 फाइटर जेट्स थे वो ईरानी हदूद में दाखिल हुए और उन्होंने कार्रवाई की। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और खुद इसराइली मीडिया जब हमला हुआ उसके बाद ये प्रोपोगेट करता रहा। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि इसराइल काफी अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाए और जो दीगर ममालिक हैं वो इस रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा तारिक हबीब साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रूस ने हमले से कबल ही ईरान को आगाह कर दिया था, ऐसी बात भी की जा रही है, तो रूस की पॉलिसी कितनी अहम होगी ईरान के साथ? देखिए, रूस और चाइना जो है वो ईरान की हिमायत कर रहे हैं, खुल से कर रहे हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि जब इसराइल को ईरान ने जवाब दिया था तो वेरी नेक्स्ट डे जो रशियन गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल थे वो ईरान आ गए थे, इस वजह से कि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर किसी मुल्क का हाई ऑफिशियल किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है तो जिस मुल्क में वो मौजूद है उस पर कोई मुल्क भी हमला नहीं कर सकता। बेसिकली इसराइल के जवाब को रोकने के लिए रशियन जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज थी वो ईरान पहुंच गई। तारिक हबीब साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ये आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। जी तारिक हबीब साहब, आप कुछ ये कह रहे थे कि जी वजीर खारजा साहब जो है जी, इसमें रशिया जो है वो बाकायदा उसकी गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा ईरान को सपोर्ट कर रही है। आप ये देखें कि सीरिया में भी जो है वो रशिया और ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वो साथ साथ है, बल्कि कई मकामात पर गोलान की तरफ जो है वो रशियन फ्रंट पर है। जो इनकी दीगर जो तंजीमें हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो पीछे हैं और रशियन खुद जो है वो फ्रंट पर है। रशिया जो है वो बिल्कुल
हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, और वो ईरान के साथ खड़े हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसराइल के साथ अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक खड़े हैं। अच्छा, तारिक हबीब साहब, जैसे कि आपने बात की कि अमेरिका, हम देख रहे हैं कि वो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है और 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं अमेरिका में। इससे कबल हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, इससे कबल वो जो बाइडन को तनकीद भी करते थे कि उन्होंने इसराइल को खुली छूट दे दी है। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन के दिन करीब हैं तो उनके मौकिफ में भी तब्दीली आ रही है। क्या समझते हैं आप कि सदारती इंतखाबात तो अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन आने वाला सदर कितना अहम होगा, उसकी पॉलिसी कितनी अहम होगी इसराइल के लिए? देखिए, इसराइल का जो मामला है वो अमेरिकन जो सदारती इंतखाबात है उसके ऊपर असरात मुरतब करता है। इसका आप इस तरीके से इसको जज कर सकते हैं कि जो अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसने एक सर्वे सितंबर में करवाया था जिसमें कमला हारिस जो है वो 1.5 यानी सिर्फ 1.5% की जो है वो लीड ले रही थी। लेकिन जो वहां पर अरब वोटर्स पाए जाते हैं वो 3,94,000 यानी 4 लाख के लगभग हो जाते हैं, वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। और उनकी जानिब से जो गजा में जो मामला चल रहे हैं इस पर शदीद रद्द अमल पाया जाता है। और खास तौर पे ये जो बाइडेन ने जब इलेक्शन लड़े थे 2020 में तो इन्हीं अरब वोटर्स की तरफ से 58% हिमायत की गई थी, यानी 58% हिमायत अरब वोटर्स के दरमियान जो बाइडेन की थी, जो अब कम होकर 17% हो गई है। और यकीनी तौर पर ये जो कम हुई हिमायत है ये ऑटोमेटिकली ट्रंप की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी और कमला हारिस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जो सारा सर्वे हुआ है उसमें जो उनकी मकबूलियत की शरह है वो काफी कम हुई है। लेकिन अगर हम वहाँ की आम आवाम की बात करें, अमेरिकन पीपल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए थे और लोगों ने एहतजाज भी किया था ईरान के हक में। तो जो वोटर्स हैं उनका इम्पैक्ट भी बड़ा अहम होगा कि अगर इसी तरह की जारियत जारी रही इसराइल की तो फिर सदारती इंतखाबात की अगर मैं खुसूसन बात करूँ तो फिर उस पर वोटिंग में काफ़ी इशू आ जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो कमला हारिस है ये डेमोक्रेट से ताल्लुक रखती हैं और डेमोक्रेटिक जो एक सिस्टम है उसी को डैमेज करने पे तुली हुई है। इस वक्त इसराइल की हिमायत करना और इस तरह ओपन जो है उसको फेवर देना, यानी आप $20 बिलियन की उन्हें फौजी इमदाद दे रहे हैं, यानी गजा में होने वाले जो 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम है वो आप अपनी दी हुई इमदाद से करवा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो जमहूरियत की इखलाकी इक़्तिदार है कि उन्हें डैमेज कर रहा है, जो जमहूरियत के एक सिस्टम है उसे डैमेज कर रहा है। तो ये चीजें जो है वो वहाँ जो लोकल अमेरिकन है वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसीलिए जो यूरोपियन मुबसरीन है उनका ये कहना है कि कमला हारिस को ये जो इसराइल की हिमायत है इसका इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ये देखें कि जब इनसे ये पूछा गया कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं इनमें आप किन पॉलिसीज को समझती हैं कि वो जो है उनके ऊपर आप दोबारा गौर करेंगी और वो पॉलिसीज खत्म कर दी जाएगी। तो कमला हारिस का आप जवाब दे सकते हैं। उसने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि मुझे तो ऐसी कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि जिसे मुझे तब्दील करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो करंट पॉलिसी है यानी इसराइल की हिमायत की और इसराइल की मुकम्मल सबूत की वो इससे ही जारी रखना चाहती हैं। और उनका ये जो मौक़िफ़ है ये ऑटोमेटिकली डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। और जब हालिया सर्वे हुआ है उसमें भी ये चीज सामने आई है कि कमला हारिस की जो मकबूलियत है उसकी शरह में वाज़ेह तौर से कमी देखने को मिली। अच्छा तारिक हबीब साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त ईरान की आला क़यादत का कहना यह है कि हम रिटेलिएट करेंगे। एक बार हमने देखा था कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद जो है 2 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पे बराह रास्त हमला किया था, वो एक रिटेलिएशन थी, वो उनका हक था। और अब दोबारा ये बात की जा रही है कि ईरान जो है वो एक बार फिर इस हमले का जवाब देगा इसराइल को। क्या समझते हैं आप कि ये हमला जो है वो किस नौइयत का होगा? और क्योंकि रूस भी अब इसमें शामिल है तो क्या हम देखेंगे कि रूस की जो फौज है वो भी डिप्लॉय कर दी जाएगी ईरान में फॉर सिक्योरिटी रीजंस? नहीं, देखिए ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि रूस जो है वो अपनी मिलिट्री को सामने लाता है और बाकायदा इस जंग का हिस्सा बनता है। ऐसा तो मेरे ख्याल में जो है वो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले जो इसराइल की वॉर जारी थी, यानी इसराइल ने जो एक जंग मुसल्लत की हुई थी वो जंग जो है वो एक स्टेट ऑफ
नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान थी, यानी हमास, हिजबुल्लाह दोनों नॉन स्टेट एक्टर्स से जारी थी कि उसको जो है वो आलमी सतह पर जिसे तस्लीम किया जाता है। हम चूंकि पाकिस्तान उसे तस्लीम नहीं करता, लेकिन जो है वो दुनिया में उसे तस्लीम किया जाता है। तो इसराइल एक स्टेट कंसीडर कर ले तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान थी। इसराइल मुसलसल इस कोशिश में है कि इस जंग को नॉन स्टेट एक्टर्स से हटा के स्टेट टू स्टेट जो है वो सामने लाया जाए। तो इस वजह से जो ईरान के ऊपर उसके हमले हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि ईरान बराह रास्त शामिल हो, ईरान जवाब दे और ये जंग की शक्ल इख्तियार करे और दुनिया को ये दिखाया जा सके कि ये दो अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है तारिक हबीब साहब कि अगर हम ईरान के हमसाये मुल्क की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसराइल किसी भी हमसाये मुल्क से ईरान के कांटेक्ट कर सकता है कि आप हमें अपनी फ़िज़ाई हदूद दें? जी देखिए, इसमें ये बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन बहरहाल हकीकत है कि इसमें जो सऊदीया का जो किरदार है वो हमारे सामने है, जॉर्डन का जो रोल है वो हमारे सामने है, इजिप्ट का जो रोल है वो हमारे सामने है। इसराइल की और ईरान की कहीं पे भी बराह रास्त सरहद नहीं मिलती। तो इसराइल जब कार्रवाई करने जाता है या मिसाइल फायर करता है तो वो मिसाइल हो या एयर हो, वो इन ममालिक की फिजाई हदूद इस्तेमाल करके ही ईरान तक पहुंचते हैं। ईरान ने लास्ट टाइम ये थ्रेट किया था कि अगर मुझ पे हमला हुआ और इसराइल के हमले के लिए जिस मुल्क ने एयर स्पेस फराहम की तो मेरा पहला हदफ वो मुल्क होगा। तो हम बिल्कुल ये मतलब ये ऑप्शन रख सकते हैं कि जो ईरान रिटेलिएट करेगा उसमें ये भी शामिल हो सकता है कि ये हमले जिस मुल्क की एयर स्पेस को यूज करके किए गए हों, ईरान जो है वो वहां पे भी स्ट्राइक करेगा। अच्छा तारिक हबीब साहब, क्योंकि हम इसराइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक एयर डिफेंस की बड़ी बात की जा रही है। पहले तो हम कहते थे कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, कुछ जगहों पे आयरन डोम जो है वो फेल भी हुआ है। क्या समझते हैं आप कि जो हमला किया गया था इसकी नौयत ज़्यादा थी? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें लूप होल भी जो है वो भी तलाश किए जाते हैं और वो भी लाजिम बात है टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं वही करते हैं। इसमें आयरन डोम को नाकाम साबित करने में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल है। जो अभी हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर ड्रोन गिराया गया और गोलान में जो अमेरिकन इसराइली जो यूनिट था उसके ऊपर जो अटैक किया गया, दोनों में आयरन डोम की टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद और काम करने के बाद उसे डॉज देने का एक पूरा सिस्टम बनाया गया और उसके बाद अपने टारगेट को कामयाबी से जो है वो हदफ तक पहुंचा गया और हिट किया गया। तो ये हिजबुल्लाह ने साबित किया कि वो आयरन डोम को डॉज देने में कामयाब हो गया। यही वजह थी कि ये जो ईरान को जवाब देना था इसराइल ने, जिसके वो दावे कर रहा था, अमेरिका ने इस जवाब को इसलिए लेट करवाया ताकि अमेरिका जो नया एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल को दे रहा था जिसे थॉट का नाम दिया जाता है जी, उसके 2 हिस्सों में उसकी इंस्टॉलेशन हुई है। तो पहले हिस्से की जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और दूसरे हिस्से की जो है वो अभी हाल ही मुकम्मल हुई है। तो जब तक अमेरिका ने अपने नजदीकी टेक्नोलॉजी के जरिए इसराइल को मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं बना लिया, उस वक्त तक अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी, ताकि अगर ईरान किया जा सकता है। लेकिन अब उसका ख्याल ये है कि शायद तौर पर जो है वो डॉज देना मुश्किल होगा। सही, हमें जो है वो पता चलेगा कि अगर ईरान जो भी कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे, तो अगर वो जवाब देता है तो वो किस एंगल से, किस तरह और कितनी शिद्दत के साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब, आपके वक्त का सीनियर एनालिस्ट थे। और आज जो इसराइल ने एक बार फिर, मैं तो कहूँगी कि दूसरी बार जो है वो ईरान पे बराह रास्त हमला किया, उस हवाले से हमें बता रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।